हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। और आज की इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यानी कि आज के इस टॉपिक में अपने लोग किस तरीके से ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं लंग्स में, किस तरीके से जो भी कंडीशन फॉर्म होगी जो अपने लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, जब अपने लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। जो भी बेसिकली जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अपने लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है 17.1 में, तो वो वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आज अपने लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है जब ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद इन वाली कंडीशन को साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब जो एयर है वो अंदर जा रही है, यानी कि लंग्स में जो एयर है फिल हो रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे इंस्पायरेशन। जब एयर बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में जा रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं इंस्पायरेशन। उसी का उल्टा, जब एयर कहाँ से लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे एक्सपायरेशन। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए। देखिए, इंस्पायरेशन में आ रहा है इन, यानी कि जो एयर है वो इन साइड जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, और एक्सपायरेशन में आ रहा है ई एक्स, यानी कि अब जो एयर है वो एग्जिट हो रही है। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, एग्जिट होगी, और इंस्पायरेशन में क्या होगा, इन साइड जाएगी एयर, यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर एयर है। ठीक है, अब इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच, देखिए जो ब्रीदिंग की जो स्टेजेस है ना, दो स्टेज हैं, या तो एयर अंदर जा रही होगी या तो एयर बाहर जा रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों स्टेज में जो इंस्पायरेशन है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन, यानी कि अब एयर अंदर जा रही है, और एक्सपायरेशन में जो एयर है वो रिलीज आउट हो रही है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल रही है। जो एल्वियोलर एयर है वो, या फिर बोल दो कि जो भी लंग्स में फिल हुई जो भी एयर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट की जा रही है। अगला आ रहा है द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। अब अपने लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रेशर का। अब जैसे कि यहाँ पे भी जो प्रेशर का है, प्रेशर का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जो भी इंस्पायरेशन की कंडीशन फॉर्म हो रही है, यानी कि जब एयर अंदर जा रही है, और जब एयर बाहर जा रही है, यानी कि एक्सपायरेशन की जो भी कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो, ठीक है, और चाहे वो लंग्स का प्रेशर हो, इनमें जब चेंजेस होगा, जिसकी कंडीशन क्या होगी, यानी कि जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर जब लंग्स का जो इंटरनल प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसमें अगर कोई चेंजेस हो रहा है, तो क्या जो भी कंडीशन है उसकी वजह से जो एयर इनसाइड आ रही है, या फिर बोल दो कि एयर लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज आउट हो रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। इसके बारे में अभी अपने लोग जानते हैं। अब स्टार्टिंग हो रही है इंस्पायरेशन से, यानी कि जब एयर अंदर जा रही है, इनसाइड जा रही है, तो नाम दे दिया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंस्पायरेशन की कंडीशन कब बन रही है, जब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, यानी कि जो लंग्स के इनसाइड का जो भी एयर प्रेशर है, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखिए, पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए। ठीक है, अब लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी, यानी कि लंग्स का प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर के प्रेशर के बारे में बात की जा रही है, इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, इंस्पायरेशन कब होगा, जब हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब अपने लोगों को पता है कि एयर मूव करती है कहाँ से, जो भी एयर है, एयर मूव करेगी कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो एयर मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब अपने लोगों को पता है जब इंस्पायरेशन वाली कंडीशन बन रही है, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन वाली जब कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, यानी कि बाहर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है एज़ कंपेयर टू जो भी लंग्स का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है। अगर सिंपल भाषा में बोलें, जो लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा है
तो एटमॉस्फेयर से जो भी एयर है वो अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो मूव करती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक एयर। निगेटिव प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि निगेटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो गया। अब जो भी एयर का मूवमेंट है वो कहाँ से होगा, हाई प्रेशर से, और हाई प्रेशर कहाँ पे है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में। यानी कि जब अपने लोग सांस ले रहे हैं, जब अपने लोग इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और जो हमारी लंग्स का प्रेशर है वो कम होता है। इतना बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। अगला कंडीशन आ रहा है, अब एक्सपायरेशन में क्या हो गया, अब इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि अगर अपने लोग बात करते हैं एक्सपायरेशन के बारे में, तो अगर यहीं पे इसी वाले डायग्राम में अपने लोग देखने की कोशिश करें, तो अगर एक्सपायरेशन को लेते हैं तो एक्सपायरेशन में क्या है, लो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होगा, लो प्रेशर, अगर एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या है, लो प्रेशर है, लेकिन जो हमारी लंग्स हैं उनमें क्या होगा, हाई प्रेशर। कहाँ पे होगा, लंग्स। तो लंग्स में जब हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो जाएगी, यानी कि अब एयर क्या है, यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो एयर कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब अपने लोग इंस्पायरेशन में देख रहे थे, यहाँ पे क्या था कि जो लंग्स का एयर था, लंग्स का जो एयर प्रेशर था वो बहुत कम था एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, जो भी एयर थी वो इनसाइड जा रही थी, लंग्स के अंदर जा रही थी। तो बेसिकली ये फिनोमिना है हमारे पास इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का, ठीक है। Expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure, यानी कि intrapulmonary pressure क्या है, हाई है as compared to the atmospheric pressure, ठीक है। The diaphragm, a specialized set of muscle, external and internal intercostal muscles between the ribs help in जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, यानी कि जो भी ये जो ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है ये किस तरीके से, जो भी प्रेशर है लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जा रहा है, एटमॉस्फेयर में कम हो जा रहा है। बेसिकली जो भी लंग्स के अंदर का भी जो भी प्रेशर कंट्रोल करने का जब बारी आती है तो वहाँ पे आते हैं दो नाम, जिसका नाम है, एक तो है हमारे पास डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है इसको अभी समझाते हैं। और एक है हमारे पास मसल, जिसको अपने लोग बोलते हैं, जो कि कहाँ पे अपना प्रेजेंट होगी, हमारे पास जो भी रिब्स हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको अपने लोग बोलेंगे, एक मसल है जिसके दो पार्ट है, एक तो है आउटर लेयर उसकी, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल, और एक है उसी की इनसाइड लेयर जिसको अपने लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि जो रिब्स हैं उनके बीच में होगी। अगर यहाँ पे अपने लोग समझाने की कोशिश करें तो देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। अब लंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, एक डायफ्राम नाम का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसा डोम शेप का होता है, डोम शेप यानी कि कैसे, जो सी शेप होता है ना, हल्का सा सी शेप। तो ये क्या है, ये इसकी रेस्टिंग कंडीशन है, यानी कि ये नॉर्मल शेप इसका कैसा होगा, डोम शेप का होगा। तो ये क्या है, हमारे पास डायफ्राम है, तो डायफ्राम कैसा होगा, डोम शेप का होगा, ठीक है। अब एक और बात आई कि भाई जो हमारे पास मसल्स वगैरह हैं, देखिए अगर यहाँ पे अपने लोग दिखाने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये है रिब्स होंगे, ठीक है। अब रिब्स के बीच में अगर इतने पार्ट को अपने लोग जूम करके देखेंगे तो कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो रिब्स देखिए, दो रिब्स हैं, इनके बीच में जो भी मसल प्रेजेंट है उसको अपने लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक तो इनर मोस्ट वाली होगी जिसको अपने लोग बोल रहे हैं इंटरकोस्टल मसल, और एक होगी सबसे बाहर वाली मसल जो कि होगी हमारे पास एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो एक है हमारी इंटरनल वाली और एक है एक्सटर्नल वाली। अब इनका फंक्शन क्या है उसको अपने लोग देखेंगे। अगर इसकी अरेंजमेंट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा अपने लोगों को अभी जब अपने लोग आगे पढ़ेंगे,
किस तरीके से जो भी मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का डिपेंड कर रहा है इन मसल्स के ऊपर, यानी कि जो भी इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनके ऊपर किस तरीके से जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इन वाली मसल्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने लोग देखेंगे, एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग सीधे केवल और केवल डायग्राम के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और होता भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझिए ये क्या है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम या फिर बोल दो कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है रिब्स वगैरह, ठीक है। तो रिब्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल जो कि कुछ इस तरीके से, यानी कि हल्की सी टिल्टेड है, हल्की सी तिरछा यहाँ पे ये लगी हुई है, ठीक है। तो हल्की सी इस डायरेक्शन में ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, जो आउटर वाली है। और उसी के अगर अपने लोग अंदर वाली मसल की बात करें, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की जब बात हो रही है तो वो कुछ इस तरीके से लगी हुई, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं। एक अगर इस तरीके से है तो दूसरी इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझाने के लिए इसको अलग अलग रखा हुआ, लेकिन होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी रियल स्ट्रक्चर में, लेकिन अब यहाँ पे समझाने के लिए बात हो रही है तो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। ये है एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो कि कहाँ से, देखिए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। और एक है हमारे पास इंटरनल कोस्टल मसल जो कि स्टर्नम, यानी कि जो आगे वाली यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है स्टर्नम, उसकी तरफ इसका जो डायरेक्शन है वो होगा, ठीक है। अब अभी फिलहाल इतना समझिए, अभी आगे पढ़ेंगे तो किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो होगा, उससे अपने लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस वाले डायग्राम से, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम एक बार माइंड में रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड की डायरेक्शन में प्रेजेंट है रिब्स हैं। देखिए रिब्स की 2 हड्डी हैं, ठीक है। इसके बीच में जो डायगनली यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कौन सी है, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और एक होगी हमारे पास स्टर्नम की तरफ टिल्टेड जो कि होगी कुछ इस तरीके में, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंटरनल वाली, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल वाली। फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। तो अपने लोगों ने बात की कि डायफ्राम है, एक तो है डायफ्राम और दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि 2 तरीके की मसल्स हैं हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स में। एक है हमारी एक्सटर्नल मसल और एक है हमारे पास इंटरनल मसल, ठीक है। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अब जो भी प्रेशर का ग्रेडियंट जो भी लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका जो भी जिस भी मैकेनिज्म वहाँ पे जो हो रहा है वो बेसिकली इन 2 चीज़ों पे डिपेंड होगा। पहला है डायफ्राम और दूसरा है जो हमारे पास मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो भी प्रेशर को एक तरीके से बोलो कि प्रेशर को रेगुलेट करने का जो काम है लंग्स के अंदर, वो होगा हमारे पास डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब अपने लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी कि जब एयर बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो पहली कंडीशन अपने लोगों ने अभी देखी थी कि जब एयर बाहर से अंदर की तरफ जा रही है उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर का एयर, यानी कि जो हमारी सराउंडिंग है, इसका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लंग्स। यानी कि लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर है वो जब कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि एयर कहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब जब इंस्पायरेशन हो रहा है इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या है, बेसिकली सी शेप का है, यानी कि डोम शेप का है, ठीक है। तो डायफ्राम कैसा है, डोम शेप का है। अगर यहाँ पे अपने लोग दिखाने की कोशिश करें तो डायफ्राम होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जब डायफ्राम इस तरीके का है, अगर अब इसको अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अब ये कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि हल्का सा जो फ्लैट टाइप इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी देखने की कोशिश करें तो जब इनहेल कर रहे हैं, यानी कि इंस्पायरेशन वाली जो भी कंडीशन फॉर्म हो रही है, उसमें जो डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है, जो कि नीचे की तरफ खींच रहा है। यानी कि ये क्या है, ये जो भी एरिया है वो नीचे की तरफ बढ़ा रहा है, या फिर बोल दो कि जो वॉल्यूम है उसको नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायग्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। देखिए अपने लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था कि भाई थोरेसिक चैम्बर क्या है। ये एक
एयर टाइट चैम्बर है, जिसके अंदर जो भी कंडीशन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल एयर टाइट है। यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो सारी एयर टाइट होगी। तो जब हमारे पास जो डायफ्राम है वो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या है, उसका जो भी हमारे पास थोरेसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है डायफ्राम, तो जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए डायफ्राम जब नीचे की तरफ आता है तो ऐसे मानिए कि जो डायफ्राम है वो कुछ इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, अब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है एक तो नीचे आता हुआ और दूसरा हल्का सा पीछे आता हुआ। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर यानी कि एंटीरियो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो भी इस कंडीशन में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा क्या है, हल्का सा बैक साइड में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो हमारे पास डायफ्रागम है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे समझिए कि ये क्या है, डायफ्राम। अब डायफ्राम एक तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, हल्का सा नीचे आएगा, फिर कुछ इस तरीके से, यानी कि हल्का सा टिल्टेड शेप में, ये कुछ इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कुछ टिल्टेड शेप में होगा, इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं अपने लोग एंटीरियो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, और हल्का सा पीछे की तरफ यानी कि अपनी जो बैकबोन है उसकी साइड में हो रहा है। तो हल्का सा अपने लोग बोल सकते हैं कि हल्का सा जो तिरछे तरीके से जो भी इसका कॉन्ट्रैक्शन है वो हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझिए कि जब जो भी डायफ्राम है इसका जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। अब अपने लोगों को पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वहाँ का जो भी प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि प्रेशर किसका, देखिए जब वॉल्यूम क्या है इंक्रीज करेगा, किसी भी जगह का अगर अपने लोग देख लें, कोई भी कंडीशन लगा लो, तो जब वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा होता है तो अल्टीमेटली होता है कि जो भी प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी कि प्रेशर अब डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉर्म हो रही है, क्योंकि इनहेल करना है, इंस्पायरेशन करना है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम जो भी प्रेशर है लंग्स के अंदर जो भी प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो भी डायफ्राम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, ताकि जो ओवरऑल जो प्रेशर है लंग्स के अंदर का वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए और जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ पाए। तो ये तो बात हो गई हमारे पास डायफ्राम की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग जो भी इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार ये वाला डायग्राम अपने लोग उठाते हैं और इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें तो ये था हमारे पास डायग्राम। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, यानी कि कौन सी, ये वाली जो हमारे पास मसल है इसकी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यानी कि बैकबोन, अब बैकबोन से लगा हुआ, अब जब जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि ये कुछ जाएगी ऊपर, यानी कि इस डायरेक्शन में, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, जो हमारे पास रिब्स हैं वो पास आ जाएंगे, और अल्टीमेटली कह दो कि हल्का सा जो ऊपर है उसकी जो पोजीशन है वो हल्की सी ऊपर की तरफ जा रही होगी, जब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो अल्टीमेटली क्या रहा है, जो हमारे पास रिब्स हैं या फिर जो स्टर्नम है वो हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। देखिए अगर अपने लोग फिजिकली अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें, जब अपने लोग इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हाथ रख के देखिए, तो यहाँ पे क्या है, जो भी रिब्स वगैरह हैं या फिर जो अपना चेस्ट वाला रीजन है वो हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा है। जब अपने लोग इनहेल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हल्की सी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ये सिकुड़ रही होंगी, और अल्टीमेटली क्या है, जो हमारे पास रिब्स वगैरह हैं या फिर जो स्टर्नम है ये हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा होगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब जो भी ये कंडीशन फॉर्म हो रही है, जो भी एक कंडीशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो भी इसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इसका जो भी डायरेक्शन है यानी कि जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। तो दो तरीके से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। पहला कि जब जो भी हमारे पास जो भी ये डायफ्राम था, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो इंक्रीज कर रहा था थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और वहीं पे अगर बात करते हैं इंटरनल कोस्टल मसल्स की, सॉरी एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, अब देखिए अपने लोगों को अब समझ में आया कि भाई जब अपने लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो एक ही तरीके की जो मसल है उसका काम में आ रहा है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल वाली। इंटरनल मसल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दो तरीके की मसल रेस्पॉन्सिबल है जब अपने लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं। पहला है डायफ्राम, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब ओवरऑल इन दोनों का अल्टीमेट गोल ये है कि जो भी वॉल्यूम है लंग्स के अंदर का या फिर जो भी थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है उसको अल्टीमेटली इंक्रीज कर दिया जाए और जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ सके। तो अपने लोगों ने अभी तक समझा कि जब इंस्पायरेशन हो रहा है, अब देखिए अगर इसको अपने लोग समराइज करने की कोशिश करें इंस्पायरेशन को, तो इंस्पायरेशन में बेसिकली 3 स्टेप अपने लोगों ने जाने कि जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो अपनी जो एटमॉस्फेयर है उसका जो भी प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और हमारी जो लंग्स हैं उसका जो एयर प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने लोगों ने जानी कि जो भी डायफ्राम है, यानी कि डायफ्राम क्या कर रहा है, जो भी वॉल्यूम है लंग्स के अंदर का या फिर बोल दो कि जो भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो इंक्रीज करवा रहा है वो है हमारे पास डायफ्राम। और दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि जो भी थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करा रही है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। और जब वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, यानी कि जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने लोगों ने समझा। अब बात करते हैं अपने लोग किसके, एक्सपायरेशन के बारे में। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, यानी कि जब थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सिमिलरली इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसी तरीके से देखिए जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी पल्मोनरी यानी कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर रहा है उसी के साथ साथ। अब बात करते हैं एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि जब अंदर का जो वॉल्यूम है लंग्स के अंदर का वो इंक्रीज हो गया तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड इनटू द लंग्स। यानी कि अब जो भी ये कंडीशन फॉर्म हो रही है इसकी वजह से जो भी आउटसाइड की जो एयर है वो अंदर चली जाएगी, जैसा कि अपने लोगों को एनसीईआरटी के फिगर में बताया गया है। अब एनसीईआरटी के फिगर में देखिए बताया ये गया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो किया गया है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो ये क्या होंगी, कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होंगी, जो कि जो वॉल्यूम है कुछ इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही हैं। दूसरा बताया गया है कि जो डायफ्राम है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल कोस्टल मसल। अब देखिए ये तो बात हुई इंस्पायरेशन की, अब बात हो रही है, यहाँ से बात स्टार्ट होगी हमारे पास एक्सपायरेशन की। यानी कि एक्सपायरेशन में अपने लोगों ने देखा था कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यानी कि जो हमारी सराउंडिंग में जो भी प्रेशर है उसका जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा और जो हमारे लंग्स के अंदर की जो कंडीशन है, या फिर आप बोल दो कि जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो एयर है वो लंग्स के थ्रू होते हुए बाहर आएगी, यानी कि लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में एयर वापस आएगी। ये कंडीशन होती है एक्सपायरेशन की। अब देखिए इंस्पायरेशन में क्या था, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वही मसल यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम, अब पहले देखिए पहले कंडीशन क्या थी डायफ्राम की, जब इंस्पायरेशन हुआ था तो डायफ्राम कुछ फ्लैट हो गया था, हल्का सा फ्लैट हो गया था। अब जब रिलैक्स होगा तो डायफ्राम की ओरिजिनल शेप क्या है, डोम शेप। तो यहाँ से क्या होगा, हल्का सा ऊपर उठेगा
और ये कैसा हो जाएगा, हल्का सा डोम शेप में आ जाएगा, अपना जो रिलैक्सेशन स्टेट है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राम and sternum to their normal position reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। अब देखिए यहाँ पे अपने लोगों ने देखा था कि जो भी मसल्स थी, जो भी इंटरकोस्टल मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। अब क्या होगा, जब ये रिलैक्स हो रही होंगी, अब ये क्या होंगी, ये रिलैक्स होंगी, और जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जब इंटरकोस्टल मसल्स, अब जब ये, अब देखिए, अब जब ये कांटेक्ट होंगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में लेके जाएंगी। अब अगर अपने लोग फिजिकली समझने की कोशिश करें, यानी कि जब एयर अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हाथ रख के देखिए, जब एयर बाहर की तरफ आ रही है तो जो हमारा ये जो चेस्ट वाला रीजन है ये हल्का सा डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो सिकुड़ी हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, वो रिलैक्स स्टेट में आ रही है, और उसी के पैरेलली में प्रेजेंट जो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करी। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अल्टीमेटली क्या है, ये नीचे की तरफ लेके आएगी, जो हमारा रिब्स है, या फिर बोल दो कि जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है उसको हल्का सा नीचे की तरफ लेके आएगी। तो इंटरनल कोस्टल मसल यहाँ पे क्या कर रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी जब एक्सपायरेशन हो रहा है, और जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है वो रिलैक्स कर रही होगी, ठीक है। जैसा अपने लोगों ने समझा इंस्पायरेशन में, ठीक उसी का अपोजिट है हमारे पास एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो अपने लोगों ने ये समझा। अब देखिए क्या है, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब देखिए अपने लोगों को पता है कि जब ये रिलैक्सेशन स्टेट में ये सारी चीज़ें जब हो रही होंगी, तो जब, अब देखिए अब क्या है, डायफ्राम नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, और उसी के पैरेलली जो भी हमारे चेस्ट वाला रीजन था वो भी हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल वहाँ से भी जो वॉल्यूम है कम हो रहा। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा होगा। जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा लंग्स के अंदर का, यानी कि उसके अंदर का जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा होगा, और अल्टीमेटली अब क्या होगा, जो भी प्रेशर हाई हो गया है लंग्स के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब जो भी एयर है वो लंग्स के थ्रू बाहर आएगी, यानी कि एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाएगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज एन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कुछ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे हल्का सा ऊपर जो प्रेशर है वो जाएगा, हमारी जो लंग्स के अंदर है हल्का सा हाई प्रेशर जाएगा उससे, ताकि जो एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है, एयर जो है लंग्स के थ्रू बाहर आ सके, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। अब देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है कि अब क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम है वो अपना नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, डोम शेप का था, तो वो जब इंस्पायरेशन हुआ था तो कुछ हल्का सा फ्लैट हो गया था, लेकिन जब अपनी वो नॉर्मल स्टेट में आ रहा है तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो हमारी जो रिब्स वगैरह थे जो कि ऊपर की तरफ उठे हुए थे वो अब अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, यानी कि हल्का सा डाउन जा रहे हैं। यहाँ पे अपने लोगों को ये दिखाया गया, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। अब अपने पास, यानी कि ह्यूमंस के पास एक कैपेसिटी है कि जो अपना जो इंस्पायरेशन है और जो एक्सपायरेशन है, जो भी इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर पाना या फिर डिक्रीज कर पाना। ओवरऑल देखिए जब अपने लोग दौड़ते भागते हैं, यानी कि जब रनिंग हो रही, तो अपने लोगों को इंस्पायरेशन के काफ़ी जल्दी होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कुछ। अब देखिए कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब जो भी डायफ्राम वगैरह है, लंग्स जो भी डायफ्राम है, रिब्स वगैरह है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है इन सबसे चेंज होता रहता है। लेकिन अपने लोग क्या है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है, अगर अपने लोग यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो चेस्ट का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर अपने लोग जो हमारा एब्डोमेन है उसको आगे पीछे करके देखेंगे तो अपने लोग क्या करते हैं, एक तरीके से पेट से भी, यानी कि एब्डोमेन से जो सांस है एब्डोमिनल जो मसल है उससे जो भी एयर है, इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, अल्टीमेटली क्या है, ब्रीदिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अपने लोग यहाँ पे हाथ रख के अगर अपने लोग परफॉर्म करने की कोशिश करें ब्रीदिंग को, तो यहाँ पे अगर अपने लोग हाथ रखेंगे और एब्डोमेन से क्या है, अगर ब्रीदिंग को परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल मसल्स वगैरह हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो भी
जो भी देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अपने लोग ज़्यादातर टाइम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, अपने लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन अगर अपने लोग देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम क्या हो रहा होता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है। अगर अपने लोग हाथ रखेंगे और देखेंगे, देखिए चेस्ट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जो एब्डोमेन है उसका आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है, जिसको अपने लोग बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ज़्यादातर टाइम जब अपने लोग सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है अपने लोगों के अंदर। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स अ मिनट, यानी कि जो भी एवरेज ब्रीदिंग का रेट है एक नॉर्मल ह्यूमन में, उसमें कितना है 12 to 16 टाइम्स अ मिनट, यानी कि एक मिनट में अपने लोग 12 से 16 बार जो भी इंस्पायरेशन है, जो भी एक्सपायरेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ब्रीदिंग क्या है, एक बार एक्सपायरेशन, एक बार इंस्पायरेशन, यानी कि एक बार एयर बाहर निकली और एक बार एयर अंदर गई। इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो साइकिल चल रहा है, एक बार एयर बाहर जाने का यानी कि एक्सपायरेशन, और एक बार एयर बाहर से अंदर आने का यानी कि इंस्पायरेशन, इसको अपने लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग में कितनी वॉल्यूम एयर की इन्वॉल्व हो रही है। Movement can be estimated by using the spirometer which help in the clinical assignment of the pulmonary function, यानी कि एयर जो भी हमारी लंग्स हैं उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी वॉल्यूम पर ब्रीदिंग क्या है जो इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि जो फंक्शनल वॉल्यूम है वो कितनी है, उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इस एयर को मेज़र करने के लिए, जिसका नाम है स्पायरोमीटर। अब स्पायरोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, अपने लोगों को अगर देखना हो तो मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। कई लोगों को रिकमेंड भी करते हैं डॉक्टर, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं उसके पर्पस में। तो ये क्या होता है, स्पायरोमीटर, जिसकी वजह से जो लंग्स की जो वॉल्यूम है यानी कि जो कैपेसिटी है उसको मेज़र किया जाता है एक तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आसान यानी कि सरल तरीके में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है, आप बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएँ, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें अपने लोग जो वॉल्यूम्स वगैरह हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह हैं, उसको कवर करने वाले हैं। और हमारी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, ताकि आपकी जो ये सीरीज़ है, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।